नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस में विगत वर्षों के जीव विज्ञान के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे थे। इस कड़ी में ये लास्ट वीडियो है। 2012 से 2018 तक तो हमने फास्ट रिवीजन कर ही लिया है। इसमें 2019 और 2020 के सभी जीव विज्ञान के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करेंगे। प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक सब्सक्राइबर हैं कुणाल सिंह, उन्होंने मुझसे पूछा था कि खुर क्या होता है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, खुर कुछ नहीं होता है। खुर विशेष तौर पे जो जानवर होते हैं उनके पैरों के नीचे हार्ड पदार्थ होता है। जैसे हम लोग के अंगुलियों के पास नाखून होते हैं, उसी तरह से उनके हार्ड पदार्थ होते हैं पैरों के नीचे, जिस पे वो लोग चलते हैं, मतलब जानवर चलते हैं, उसे खुर कहते हैं। जिस तरह से हम लोग का नाखून जो होता है, हम काटते रहते हैं फिर बढ़ता है, काटते हैं फिर बढ़ता है, काटते हैं फिर बढ़ता है, उसी तरह से उन लोग का भी जीवन भर घिसता रहता है, लेकिन फिर से आ जाता है। जिस तरह से हमारा नाखून बढ़ता है तो फिर से बढ़ जाता है, तो उसे खुर कहते हैं। खुर वाले बहुत सारे जानवर होते हैं। जैसे सामान्य एग्जाम्पल दूं तो जो बकरी होते हैं, घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, गाय, बैल, भैंस, इन सब के जब पैर के नीचे आप देखेंगे तो जो हार्ड पदार्थ है वही खुर कहलाता है। अब देखिए, पहले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो बेरी रोग हो जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। दरअसल जो चावल होता है ना, उसके ऊपर का जो परत होता है वो विटामिन B1 का स्रोत होता है। विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। तो विटामिन B1 का स्रोत होता है, लेकिन जब हम पॉलिश करते हैं तो ऊपर वाला परत समाप्त हो जाता है, तो विटामिन B1 नहीं होता है। चावल हम खाते हैं लेकिन विटामिन B1 मिलता नहीं है, तो हमें बेरी रोग होने की संभावना रहती है। अब अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील है या बसा में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है सिर्फ उसे पहले देख लेते हैं। एक साइड विटामिन है, दूसरे साइड उसका प्रचुर स्रोत लिखा हुआ है। तो विटामिन B6 की प्राप्ति धान के चोकर से होता है, इसको राइस ब्रेन भी कहते हैं। विटामिन E की प्राप्ति गेहूं अंकुर तेल से होता है। विटामिन K की प्राप्ति अल्फा से होता है। बाकी बी जो है गलत सुमेलित है, उसको मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ व्याख्या देखिए। विटामिन B2 के बारे में था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। यह जल में घुलनशील होता है। तो हमें पता ही है कि विटामिन B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं सब बसा में घुलनशील होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। तो देखिए, दूसरा फैक्ट ये हुआ याद रखने वाला कि विटामिन B2 की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारे शरीर का भार कम हो जाएगा। हमारा होठ, जीभ यानी जीहा या त्वचा, इन सब में रूखापन आ जाता है। अच्छा, अगर हमको विटामिन B2 मतलब शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना है तो दूध खाना होगा, मटर खाना होगा, सेम खाना होगा, ईस्ट खाना होगा, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि का सेवन करना होगा। तो विटामिन B2 की कमी हमारे शरीर में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कथन के रूप में, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। दूसरा अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो नहीं, ये गलत है। पहला सही था, दूसरा कथन गलत है। थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं, फिर एक दो फैक्ट बताऊंगा। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ये मनुष्य को खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, विटामिन ज़्यादातर खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता। मानव अंग सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं करते हैं, जबकि उसमें लिखा हुआ था करते हैं, तो इसलिए वो गलत हो गया। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो C. फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। और विटामिन की प्राप्ति तो हमने पढ़ लिया, खाद्य पदार्थों से होती है, हमारा शरीर संश्लेषित नहीं करता है। 4 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो मिलाते हैं। जो सही सिर्फ उसको मिला लेते हैं। केवलार जो होता है, केवलार संश्लेषित रेशा होता है। टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा होती है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी होती है। और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक होता है। हालांकि ये बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री का प्रश्न था, तो वहाँ पर भी फिर आएगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो। हाँ, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन पढ़ते हैं, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो बिल्कुल सही है। एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। दरअसल एंजाइम पता है किसे कहते हैं? जो हमारा बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है ना, जो बाहर से स्रावित करती है, हमारे शरीर के बाहर स्रावित करने वाले जो ग्रंथि होती है उसे हम और जो स्रावित करता है उसे एंजाइम कहते हैं। जैसे जीभ से, मुंह से लार वगैरह गिरता रहता है, तो लार एक तरह का एंजाइम है। तो देखते हैं, तो ये जैव उत्प्रेरक होता है, ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो बिल्कुल सही है।
जो एंजाइम जहाँ पर शरीर में उत्पादित होगा वहीं पर वो काम करता है। तो उत्प्रेरक भी जैव उत्प्रेरक भी होता है और जहाँ उत्पादित होता है वहीं काम करता है। दोनों कथन सही, इसलिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, 1 और 2। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं स्पष्टीकरण के लिए। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो वही लाइन दोहरा दिया गया है। वहित स्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है। तो यही मैंने अभी कहा था कि जो वहित स्रावी ग्रंथियाँ होते हैं तो उनसे जो स्रावित होता है जो चीज़, उसी को एंजाइम कहते हैं। जैसे कि श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, ये सब सारे क्या हैं? बहिः स्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अब ग्रंथि से याद आना चाहिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। तो मिश्रित ग्रंथि कौन होता है? मतलब जो मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे? जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथियों का काम करता हो। तो अग्न्याशय, अग्न्याशय जो होता है वो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करता है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था पूर्ण रूपेण आंतरिक ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पूर्ण रूपेण आंतरिक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि ही दरअसल मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। तो ये तीनों हमने दरअसल पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो गया। 8 नंबर, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो विकल्प ए है, लौह का अभाव होता है। दरअसल इसके पीछे का स्टोरी है। क्या है स्टोरी? देखिए, लौह होती है माँ के दूध में, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो फिर ऑप्शन में क्यों कह रहा हूँ ए होगा? देखिए, यूपीपीसीएस जो है ना, उसने खुद माना है कि विकल्प ए इसका आंसर होगा। हालांकि कुछ मात्रा में होती है, लेकिन देखिए लिखा हुआ मैंने हाईलाइट कर रखा है, आयोग द्वारा इसका उत्तर ए यानी लौह माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है, जबकि माँ के दूध में लौह तत्व पाया जाता है, लेकिन अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है। तो स्पष्ट है आपको? अब देखिए, मतलब याद रखना है कि जब इस तरह से प्रश्न आ जाएगा, अगर रिपीट हो जाए तो उसी हिसाब से मान लेना है जो जो आयोग ने माना है। 9 नंबर, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। अब हाँ, इधर 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल जो होता है वो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित होता है। देखिए, नीला हरा शैवाल के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो भूमि अनुर्वर होती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती है, तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए यानी कि उर्वर बनाने के लिए हम नीला हरा शैवाल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाँ 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो देखिए, रक्त के बारे में हम समान रूप से जानते हैं कि रक्त लाल होता है, लेकिन जो तिलचट्टा होता है उसका रक्त सफ़ेद होता है। रक्त यानी कि खून, ब्लड, उसका रक्त सफ़ेद होता है। अच्छा, थोड़ा व्याख्या देखते हैं और स्पष्टीकरण होगा। इसके रक्त में, किसके रक्त में? तिलचट्टा के रक्त में। तो तिलचट्टे के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव पाया जाता है। अभाव मतलब नहीं होता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका मतलब क्या, तिलचट्टे में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है? क्योंकि लाल रक्त कणिका तो उसमें होती ही नहीं है, उसका तो रंग ही होता है, ये मतलब खून का सफ़ेद होती है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये बात अलग है कि लाल रक्त कणिका उसके खून में नहीं होता है, सफ़ेद होता है। तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन ना होता है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होती है, दूसरे व्यवस्था। कैसे होती है? देखिए, तिलचट्टा के शरीर के प्रत्येक खंड में खंड खंड बटा होता है, अगर तिलचट्टे के शरीर को अच्छे से देखा होगा तो, स्थित ट्यूब की प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये इसकी व्याख्या थी। अच्छा, अब क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दाल के जो पौधे होते हैं ना, जैसे अरहर, मसूर, उन सब के पौधों के साथ संयोजन करते हैं। देखिए व्याख्या, कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, निम्नलिखित में से कौन सा, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास प्रोटीन नहीं होता है, कपास तो रेशा होता है, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर रहेगा। जबकि केस यानी कि जो बाल होता है हमारे शरीर के ऊपर, और रेशम जो होता है, लूता रेशम, मतलब स्पाइडर सिल्क भी इसको कहते हैं, या खुर जो होता है, अभी देखिए फिर से खुर आ गया। खुर मैंने बताया था, खुर का मतलब जो जानवर होते हैं उनके पैरों के नीचे जो हार्ड पदार्थ होता है, जैसे कि हमारे शरीर में नाखून होते हैं, उसी तरीके का जो हार्ड पदार्थ उसे खुर कहते हैं। तो केस, बाल या खुर यानी नाखून वाले, और ये सब जो होते हैं इसमें कैरोटीन प्रोटीन होता है, तो याद रखना है। जबकि कपास एक रेशा होता है।
देखिए लिखा हुआ व्याख्या में, कपास एक मुलायम रेशेदार प्राकृतिक रेशा होता है। यह कपास पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह सेलुलोज का बना होता है, तो हो गया ये। जबकि केस, बाल, लूता रेशम यानी स्पाइडर सिल्क और नाखून, खुर केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो याद रखना महत्वपूर्ण है ये। 22, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो देखिए अभी हमने शॉर्ट रिवीजन किया था, आपको तो याद आ ही गया होगा कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का काम करता है कौन? अग्न्याशय ग्रंथि। तो याद रखना है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाता है पीयूष ग्रंथि। तो ये भी याद रखना है, फिर से शॉर्ट रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित में से उपस्थिति के कारण होता है। तो जो फिनॉल और फ्लेवोनाइड होते हैं, तुलसी के पौधे में फिनॉल और फ्लेवोनाइड होते हैं, विकल्प सी इसका आंसर है। यही कारण है इसका औषधीय महत्व होता है। किसका? तुलसी के पौधे का। तो अच्छा ध्यान रखना, तुलसी का जो पौधा होता है ना, उसके मतलब वो प्रति ऑक्सीकारक होता है एक प्रकार का, और ये कफ वगैरह जो शरीर में हो जाता है तो उसमें उसके उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 26, अच्छा 26 तो इन्वायरमेंट का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। तो अलवणीकरण किसका करते हैं हम? समुद्री जल का करते हैं, सही है। प्रतिलोम यानी कि उल्टा परासरण किसका करते हैं? पेयजल का करते हैं। विकृतीकरण किसका किया जाता है? प्रोटीन का। जबकि पास्तुरीकरण का संबंध चाय से नहीं, दूध से होता है। तो इसलिए डी गलत हो गया, यही तो पूछ रहा था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक उदाहरण है? तो पहले तो आंसर देख लेते हैं। सोडियम क्लोरेट होता है, वो शाकनाशक होता है। लेकिन अब मन में प्रश्न ये आएगा कि शाकनाशक क्या होता है? तो जब हम खेतों में जो भी अपना इच्छा अनुरूप जो भी पौधा बोते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो पौधा तो उगता ही है, उसके साथ साथ अवांछित कुछ पौधे भी उग जाते हैं। मतलब जो नहीं चाहिए वो भी पौधा छोटा मोटा उग जाता है। तो उसको हमें समाप्त करना होता है, मतलब किसानों को उसे समाप्त करना होता है। तो उसके लिए सोडियम क्लोरेट का जैसे का चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि वो समाप्त हो जाए। अब ये भी प्रश्न है कि उसे क्यों हम समाप्त करेंगे? बढ़ने देते हैं? तो नहीं, वो उसकी गति बहुत तेज़ होती है, वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। जब वो बड़ा हो जाएगा, और वो जो बड़ा हो जाएगा तो जो हम जिस पौधे को बोए हैं वो पौधा छोटा रह जाएगा, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश उस अवांछित पौधे को मिलेगा, हमारे वांछित पौधे को नहीं मिलेगा। तो जिसके कारण उसकी वृद्धि विकास नहीं होगी, हमें फसल की प्राप्ति कम होगी। यही कारण होता है कि किसान के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि जो खर पतवार होते हैं यानी कि अवांछित पौधे होते हैं उसका नाश करे, उसे समाप्त करे। इसके लिए कुछ केमिकलों का प्रयोग किया जाता है, उसमें से एक है सोडियम क्लोरेट, जो इस प्रश्न के विकल्प में था। उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा व्याख्या वो भी पढ़ ही देता हूँ। सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब इस 2019 का सबसे लास्ट प्रश्न, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो मीथेन, इसका विकल्प डी होगा। देखिए जो धान का खेत होता है तो वहाँ से मीथेन गैस उत्पन्न होता है, मीथेन को CH4 भी बोलते हैं, और ये मीथेन गैस भूमि के तापमान यानी कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। तो यही इसका कहानी था। अब 2020 के प्रश्नों को देखते हैं। 2019 की अपेक्षा में 20 में बायोलॉजी के प्रश्न थोड़ा कम है, लेकिन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। और एक फैक्ट ये भी हो गया कि मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक होता है। तो बस ध्यान रखना है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, पेशीय ऊतक में पाया जाता है, इसमें Fe यानी लौह की मात्रा होती है। बस इतना ही बात है। अच्छा आपके लिए एक प्रश्न है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, Fe यानी लौह की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाएगा? बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में। 89, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न रिपीटेड है, हमने कई बार डिस्कशन भी किया है इसका। अच्छा अब इसे शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने ये भी रिवीजन किया है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, किसने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। 1901 में इनकी किताब आई थी म्यूटेशन थ्योरी, उसी से ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आमाशय में यानी कि स्टोमक में। स्टोमक में हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है।
अच्छा, इसी से संबंधित हमने एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में चर्चा किया था। तो आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है हमारे पेट में, अमाशय में यानी स्टोमक में। तो आप बताइएगा, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ देता हूँ। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, ठीक है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, तो ये भी बात याद रखना है। पूछ लेगा कि अधिकांश पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। तो पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण और ज़्यादातर पाचन वो सारे छोटी आंत में होता है। लेकिन अगर शुरुआत पूछे कहाँ से होती है प्रोटीन के पाचन का, तो अमाशय से, ठीक है, याद रखना है ये बात। अच्छा, ये तो पॉलिटी का प्रश्न है। ये 97, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो वेरी ये देखिए रिपीटेड हुआ है, 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा, 20 में भी यही पूछ दिया है। तो 20 वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो 21 में एकाक ने प्रश्न आ ही जाए। तो मैं बता ही चुका हूँ कि चावल के ऊपर में जो परत होता है, वो चावल के दाने के ऊपर में, उसमें विटामिन B1 की मात्रा होती है, उससे विटामिन B1 मिलता है, जिसे थायमिन भी कहते हैं। लेकिन पॉलिश कर देने से वो समाप्त हो जाता है, तो विटामिन B1 हमारे शरीर को नहीं मिलेगा और हमें बेरी रोग हो जाने की संभावना रहेगी। और विटामिन बी के बारे में मैंने पूछा था कि किस में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी सब वसा में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो ये तो एकदम मतलब सामान्य सा क्वेश्चन, एवरग्रीन प्रश्न है। विटामिन के जो होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन के है तो समझ लीजिए कटेगा फटेगा तो हमारा खून जल्दी जम जाएगा और बंद हो जाएगा। तो विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन मतलब ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, विटामिन के की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कि विटामिन के का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो फिलोक्विलोन होता है, ठीक है। और विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, टमाटर, पनीर, हरी पत्ती सब्जी खाइए तो विटामिन के हमारे शरीर में हो जाएगा। और चौथा फैक्ट तो इसी क्वेश्चन में है कि खून के जमने का यानी रक्त के जमने का जो कारण होता है वो विटामिन के होता है, ठीक है। अब विटामिन अच्छा फिर 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। एकदम बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यह भी कथन सही है, तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इससे रिलेटेड हमें कुछ बातें याद आनी चाहिए। पहला तो ये कि अब जो लिखा हुआ था ना, मानव शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी ग्रंथि थी जिसके कारण उत्तरदायी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। देखिए ना, लिखा हुआ होगा यहाँ पर, पढ़ते हैं व्याख्या। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला, सेरेवेलम, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख भाग हैं। और हमने इनमें से दो के बारे में पढ़ रखा है, सेरिवेलम और सेरेब्रम के बारे में। सोचिए क्या था। मेडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। तो हृदय गति और रक्तचाप पर नियंत्रण रखने का काम मेडुला का होता है, और मेडुला मस्तिष्क का एक अंग है। जबकि सेरेवेलम शरीर की भंगिमा तथा संतुलन बनाए रखने से लेकर खेलने, कूदने, नाचने आदि समस्त कौशल्यपूर्ण क्रियाओं का समन्वय करता है। मतलब कि हमारे शरीर का संतुलन सेरेवेलम के कारण बना रहता है। सेरेब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग होता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर के लिए ताप नियंत्रक का काम करता है। देखिए फिर से दोहरा देता हूँ फैक्ट, लग रहा है पता नहीं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में पहले कुछ और बोल दिया था क्या। मैं फिर से दोहराता हूँ, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है यानी बड़ा अंग। सेरेबेलम शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेवार होता है। शरीर के तापमान नियंत्रक के रूप में हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम होता है, ठीक है। 3 फैक्ट याद रखना है ये। तीसरा नंबर 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग को हम वृक्ष के पौधे से प्राप्त करते हैं। और दरअसल जो ये जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वो अम्बेलीफेरी कुल से संबंधित होता है, यानी कि हींग का पौधा अम्बेलीफेरी कुल का होता है। और दरअसल ये अम्बेलीफेरी को एपीएसी कुल भी कहते हैं, याद रखना है। दूसरा फैक्ट ये है इसमें कि इसके जड़ से जो लेटेक्स प्राप्त होता है ना, उसी को सुखा करके हींग प्राप्त किया जाता है। किसके जड़ से? तो हींग के पौधे के जड़ से, जो अम्बेलीफेरी कुल का पौधा है। अब 105 नंबर कथन और कारण है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। एकदम बहुत ही ज़्यादा हिंदी है, कठिन हिंदी है। मैं ये बताऊंगा कि प्रतीप शर्करा क्या होता है। बस ये देखिए कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, तो ये कथन सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही है।
दोनों स्वतंत्र रूप में सही है, व्याख्या नहीं करता है, इसलिए बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा व्याख्या इसका तो स्पष्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखा हुआ है, सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा को इन्वर्ट शुगर कहते हैं, मतलब जो ऊपर से होता है, प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। अरे जिसको डायबिटीज होती है ना, उसको हम प्रतीप शर्करा देते हैं, तो उसको मीठापन का एहसास होता है, लेकिन मीठापन की मात्रा मतलब मीठा जो होती है शर्करा की मात्रा उस शरीर में नहीं ज़्यादा होती है। तो प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा होती है। इसीलिए दोनों स्वतंत्र रूप से सही था, मगर व्याख्या नहीं कर रहा था। तो समाप्त हुआ जीव विज्ञान का ये सारा सीरीज। धन्यवाद आपको, इतने पैसेंस से 2012 से 20 तक साथ दिया। अच्छा हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पता है आप लोग वीडियो देख रहे हैं, देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम हो रही है, तो मेरा मेहनताना दे दीजिए। धन्यवाद।